हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाटा मोटर्स, जिन्होंने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी दैट इज Hyundai को पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसी कौन सी कंपनी ने बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज की है, उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम ये भी देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है जिसको आप सबको आंसर करना ही होगा। दैट इज कि टाटा मोटर्स की ऐसी कौन सी सब्सिडरी कंपनी है जो प्रीमियम कार्स बनाती है। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी के पास जो मार्केट शेयर था वो सिर्फ 4.8% का था, जो भी अभी रिसेंट इंक्रीज होकर हो चुका है 13%। तो उसके लिए कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजीज को हमें समझना होगा। नंबर 1 इज प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी। बेसिकली प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल को बनाने के लिए मैकेनिकल बेस यूज किया जाता है तो वहां पर एक्सेल, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, पेडल बॉक्स, इंजन माउंटिंग एक फ्लोर पैन पर फिक्स किए जाते हैं। तो बेसिकली 2020 से पहले टाटा मोटर्स के पास 6 प्लेटफॉर्म्स थे जिनको यूज करके कंपनी अलग अलग 10 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती थी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए मल्टीपल पार्ट्स की जरूरत पड़ती थी जिनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता था, जिसके कारण कंपनी हर साल मिलियन और बिलियन डॉलर सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने के लिए ही स्पेंड कर रही थी। तो जिसके कारण कंपनी की कॉस्ट जो थी कार्स को बनाने की वो काफी ज्यादा हाई थी और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स काफी ज्यादा कम थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 2018 के बाद सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स पर काम करेंगे। नंबर 1 ओमेगा प्लेटफॉर्म और नंबर 2 इज अल्फा प्लेटफॉर्म। बेसिकली जो ओमेगा प्लेटफॉर्म है वो कंपनी ने अपनी सक्सेसफुल सब्सिडरी जगुआर लैंड रोवर के एसयूवी प्लेटफॉर्म D8 से इवैल्यूएट किया है, जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके कंपनी ने हैरियर कार बनाई थी। वहीं पर अल्फा प्लेटफॉर्म जो है वो स्मॉलर व्हीकल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको यूज करके कंपनी ने एल्ट्रोस कार बनाई थी। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो टाटा HPX माइक्रो SUV है वो अल्फा प्लेटफॉर्म को यूज करके ही बनाई जाएगी। तो बेसिकली सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स को यूज करने से ये बेनिफिट हो रहा है कंपनी को कि कंपनी डेवलपमेंट, पार्ट चेंजेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम कर पा रही है, जिसके कारण कंपनी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर रही है और उसके साथ साथ व्हीकल रिलायबिलिटी के ऊपर भी ज्यादा फोकस कर पा रही है, जिसके कारण कंपनी जल्दी से जल्दी कार को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लॉन्च कर पा रही है। तो ये है नंबर 1 स्ट्रेटेजी। नंबर 2 स्ट्रेटेजी ये है कि टाटा ग्रुप से सारी कंपनीज टाटा मोटर्स को हेल्प कर रही हैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। बेसिकली TCS ने टाटा पावर को मोबाइल चार्जिंग इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, जिसके कारण ही कंपनी जो है वो 300 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस बना पाई है सिर्फ 12 वीक्स में, जो कि टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 2 ये है कि टाटा केमिकल्स जो है वो लिथियम आयन बैटरीज बना रहा है, जिसको असेंबल करने का काम टाटा ऑटोकैब कर रहा है, जो कि फर्दर टाटा मोटर्स में ही यूज होंगे। नंबर 3 टाटा कैपिटल जो है वो टाटा मोटर्स को व्हीकल फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 3 स्ट्रेटेजी ये है कि टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स की सेफ्टी और उनकी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि न्यू डिजाइन्स, टेक्नोलॉजी, बेटर इंजन परफॉर्मेंस और न्यू फीचर्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसके कारण जो कंपनी के अभी न्यू मॉडल्स हैं जैसे कि टाटा नेक्सॉन, हैरियर और टाटा पंच काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि 2018 में टाटा नेक्सॉन इंडिया की पहली कार थी जिसको ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार रेटिंग मिली है क्रैश टेस्ट में। उसी तरह से 2020 में टाटा की एल्ट्रोस कार सेकंड कार थी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। बेसिकली टाटा के जो अब तक के 12 न्यू मॉडल्स हैं उनकी प्राइस रेंजिंग काफी ज्यादा कंपेरेबल है, 5.39 लाख से लेकर 23.55 लाख,
तो ये है कंपनी के कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज। यदि आपको लगता है कि कोई और बिजनेस स्ट्रेटजी है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो बेसिकली यदि हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें सारी कंपनी से कंपेयर करके, तो टाटा मोटर्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल्स ग्रोथ है वो 57.4% रही है। वहीं पर यदि हम मंथली बेसिस पे बात करें तो कंपनी सेकंड कार है जिसकी मंथली ग्रोथ 5.1% है और Hyundai के मुकाबले काफी ज्यादा है। और वहीं पर मार्केट शेयर चेंज की बात करें तो 3.7% से कंपनी ने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो बेसिकली पिछले कुछ सालों से कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंट ही ऑलमोस्ट इंक्रीज कर रहा है 140 पॉइंट से। और वहीं पर कंपनी का पैट काफी ज्यादा नेगेटिव रहा है। बट यदि हम 2021 और 2022 में देखें तो पहले के कंपैरेटिव कम नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ट्राई कर रही है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी शो कर सके, जो मैंने आपको पहले बिजनेस स्ट्रैटेजी में बताया था। नंबर 3 है करंट रेशो। कंपनी की करंट रेशो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली मेरी वीडियोस में कि करंट रेशो जो है वो रेशो होती है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का मतलब ये होता है कि वो एसेट्स जिनको कंपनी एक साल में ही सेल करके उससे कैश जनरेट कर सके, और करंट लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी उसके ऊपर लायबिलिटीज हैं उनको एक साल के अंदर अंदर ही पे कर दे। कंपनी की करंट रेशो जो है वो 1:1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू करंट रेशो। वहीं पर यदि हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। और वहीं पर कंपनी का टर्नओवर रेशो, इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि कंपनी एक साल में कितने टाइम्स कार्स को बनाकर उसको सेल कर पा रही है। तो बेसिकली टर्नओवर जो रेशो थी वो 2020 तक तो काफी अच्छी थी, बट बाद में काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट हर साल गिरती ही जा रही है। बट बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कंपनी अब ज़्यादा अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर पा रही है, तो इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले टाइम्स में कंपनी अपनी बिजनेस और फंडामेंटल्स को इम्प्रूव कर सके। बेसिकली अब हम लास्टली बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ईवी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। बेसिकली अभी रिसेंट ही गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स जो हैं वो काफी ज्यादा कम किए हैं 12% से 5% तक। इनफैक्ट सेकेंडली गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि यदि कोई पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोन लेकर मतलब बाय करता है तो वो ITR फाइल करके इनकम टैक्स डिडक्शन ले सकता है। और नंबर 3 गवर्नमेंट ने एक ई-अमृत पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल की हेल्प से यदि हम जानना चाहते हैं कि ईवी सेक्टर के लिए हमें कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी होंगी, कौन सा मतलब चार्जिंग स्टेशन हमारे घर के नियर काफ़ी ज़्यादा है, तो उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको इस ई-अमृत पोर्टल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। और इनफैक्ट यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कंपनीज को कैसे और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और लास्टली यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।